हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास थर्ड, पार्ट थर्ड। इसमें हमने अभी तक दो पार्ट में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था। मींस हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट की थी। आज हम फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी फॉर्मेशन करना था, एनर्जी बनाई थी। अब उस एनर्जी से हम फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ग्लूकोज कैसे बनता है वो डार्क रिएक्शन के अंदर बनता है। डार्क रिएक्शन कल मैंने बताया था कि तीन पार्ट में कंप्लीट होती है, C3, C4 या केम। एक्चुअली पार्ट नहीं है, ये अलग अलग तीन पाथ है जिसमें कुछ इवोल्यूशन होके और कुछ स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी हो या CO2 की कमी हो, उनके लिए फिर ये C3 से C4 में इवोल्व हो गए प्लांट और फिर केम में हो गए। तो पहले हम देखते हैं C3 साइकिल। जो C3 साइकिल है उसका दूसरा नाम है केल्विन साइकिल, या इसको केल्विन बेंसोन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन बेंसोन साइकिल भी कहते हैं इसको। इसको हम RPP साइकिल भी कहते हैं। तो ये C3 साइकिल के अलग अलग नाम है: रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, C3 साइकिल, केल्विन बेंसोन साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहा जाता है इसको? C3 इसलिए कहा जाता है कि जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला होता है, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। इसको हम 3PGA भी कहते हैं। तो इस 3PGA के कारण हम इसको C3 साइकिल कहते हैं। अब देखो, इसमें तीन फेज होते हैं, तीन अलग अलग फेज में ये कंप्लीट होती है। पहला जो फेज आता है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। मींस इसमें RUBP जो है, RUBP क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है 5 कार्बन वाला, ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट रुबिस्को एक एंजाइम है। इस रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से और CO2 को इनटेक करके अंदर लेकर 3PGA बनाता है। 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। और ये 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिकॉज एक तो ये 5 कार्बन और एक CO2 का कार्बन, दोनों 6 कार्बन हो जाते हैं। बट PGA 3 कार्बन प्रोडक्ट है, इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। PGA के 2 मॉलिक्यूल बनने से ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाता है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होने से इस साइकिल का नाम C3 साइकिल इसी में पड़ा है, क्योंकि दैट इज 3 कार्बन प्रोडक्ट। अब रूबिस्को क्या होता है? रूबिस्को एक एंजाइम है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसका कंप्लीट नेम है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो देखो, रूबिस्को जो है इसका फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में पाया जाने वाला प्रोटीन है दैट इज रूबिस्को। तो रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अर्थ पर पाया जाता है। और ये ड्यूल नेचर का होता है, डुअल नेचर होता है इसका। मींस ये CO2 से भी बाइंडनेस दिखाता है और O2 से भी दिखाता है। CO2 से भी इसकी बाइंडिंग होती है और O2 से भी होती है। बट CO2 से ये ज्यादा एफिनिटी दर्शाता है, ज्यादा अपनी बाइंडनेस दिखाता है, ये ज्यादा उससे कनेक्ट होता है, अटैच होता है। तो रूबिस्को, और इसके अलावा रूबिस्को जो है मैग्नीशियम और रेड लाइट इसके लिए ज़रूरी होती है इसके वर्क करने के लिए। मैग्नीशियम एंड रेड लाइट। तो ये रूबिस्को के कुछ प्रॉपर्टीज है कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, डुअल नेचर है, और मैग्नीशियम एंड रेड लाइट जो है इसकी एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। तो ये पहली प्रोसेस थी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें C3 साइकिल में राइबुलोज बिसफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था। अब इसके बाद रिडक्शन होता है। रिडक्शन के अंदर जो है इसमें कई सारी रिएक्शंस आती है और रिएक्शंस के बाद यहाँ ग्लूकोज बनता है। और तीसरी जो प्रोसेस आती है दैट इज रीजनरेशन। मींस कि वापस से RUBP बनकर, और RUBP बनता है ताकि जो साइकिल है वो अनइंटरप्टेड चलती रहे, बिना रुके चलती रहे। दैट इज रीजनरेशन प्रोसेस। तो जो C3 साइकिल है वो C3 साइकिल 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तीन का प्रोसेस इसकी कंप्लीट होती है। अब इसको हम एक बार समझते हैं कैसे। देखो, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से शुरू होता है ये RUBP।
राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में एटमॉस्फेयर से CO2 प्लस यहाँ रोबिस्को भी जो है वो अटैच होती है। रूबिस्को प्लस CO2 अटैच होती है और ये फर्स्ट प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन होती है और इसके बाद ये 3 PGA फोस्फोग्लिसरेट या फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो बनता है 3 PGA कंपाउंड बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और इसके कितने 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस मॉलिक्यूल्स में इसके बाद दूसरी प्रोसेस शुरू होती है दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ 2 ATP और 2 NADPH यूज में आते हैं और ये यूज में आकर एटीपी क्या होता है, एटीपी दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट होता है और जब इसमें से एनर्जी चाहिए होती है सेल की तो एक फॉस्फेट को रिलीज कर देती है, तब ये एडीपी में चेंज हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, और एनएडीपीएच जो है इसमें एनएडीपी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ एनर्जी का यूज कर लिया जाता है। तो 2 ATP और 2 NADPH का यहाँ यूज हो जाता है और इसके बाद कई सारी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कई सारी बीच में रिएक्शन होती है, फिर ट्रायोज फॉस्फेट बनता है लास्ट में। और ये ट्रायोस फॉस्फेट में से कुछ तो सुक्रोज स्टार्च या ग्लूकोज बना देता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लूकोज सुक्रोज में चेंज होता रहता है, स्टार्च में चेंज होता रहता है। तो ये केल्विन साइकिल के ये प्रोडक्ट ग्लूकोज बन जाता है और बाकी जो बचा हुआ है वो फिर से रीजनरेशन प्रोसेस में चला जाएगा। रीजनरेशन प्रोसेस में एक एटीपी का हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ भी होगा और एक एडीपी में चेंज हो जाएगा, मीन्स एक एटीपी लगेगी और फिर से आरयूबीपी बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये बार बार चलती रहती है। अब यहाँ काम की बात यह है कि एक ग्लूकोज कंपाउंड बनाने के लिए 6 टाइम इस प्रोसेस को चलाना पड़ता है। 6 टाइम जब केल्विन साइकिल चलता है तब जाके एक ग्लूकोज बनता है। तो 6 टाइम जब केल्विन साइकिल चलता है तब जाकर एक ग्लूकोज बनता है। तो समझ गए आप, आरयूबीपी से CO2 और रूबिस्को, यहाँ पे रूबिस्को भी ऐड होता है, रूबिस्को प्लस यहाँ 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं और ये इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज बनता है। बट इस रिएक्शन को 6 टाइम्स चलाना पड़ता है हमें, 6 टाइम चलाते हैं तब जाके एक ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि हमारा यहाँ कितना खर्चा हुआ है वो हम देखते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर, हमारा यहाँ कितना एक्सपेंडिचर है। एक बार देखो फिर से साइकिल को देखो, 2 ATP यहाँ लगे हैं दैट इज 2 ATP और 2 NADPs यहाँ लगे हैं। इसके अलावा एक ATP यहाँ लगा है, तो टोटल 3 ATP और 1 NADPH लगता है। 3 ATP और 1 NADPH एक साइकिल में लगता है। 6 टाइम इसको चलाएंगे तो हमारे पास 18 ATP हो जाएंगे और 6 NADPH, सॉरी यहाँ 2 NADPH लगे हैं, ये 2 NADPH है, तो 12 NADPH हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा। तो एक बार साइकिल चलाने के लिए हमारे पास अगर 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं तो 6 टाइम साइकिल जब रन होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा 6O2, जहां आरयूबीपी के साथ कनेक्ट हुई थी 3 ATP एक बार में, तो 6 टाइम 6 टाइम में 18 ATP और 12 NADPH लगते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है एक ग्लूकोज। तो इस तरीके से ये C3 साइकिल कंप्लीट होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये C3 साइकिल के अलावा अब कुछ प्लांट क्या हुआ, अगली प्रोसेस पे आते हैं C4 साइकिल या C4 पाथवे। पहले जो C3 साइकिल था
वहां पर अगर कुछ प्लांट को पानी की कमी हुई या CO2 जो थी वो कम मिली, तो उन्होंने अपने आप को C4 में चेंज। अब हम पढ़ते हैं C4 पाथवे। तो ये C4 जो पाथवे होता है, किस तरीके से C4 में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लेक पाथवे कहते हैं। इसकी खोज हैच और स्लेक ने करी थी। ऐसे प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं उनमें C4 पाथवे पाया जाता है। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन मतलब जहां वाटर की कमी है, पानी की कमी है, वहां इन प्लांट्स में C4 पाया जाता है। C4 प्लांट कौन से हैं? सुगर केन है, मेज है, सोरगम है, एमेरेंथस है और कई सारे अलग अलग प्लांट्स है जो C4 होते हैं। ये टॉलरेट कर सकते हैं हाइयर टेम्परेचर को। हाइयर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक एंजाइम होता है पीपीडी के, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम लो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। लो टेम्परेचर सेंसिटिव होने के कारण ये हाइयर टेम्परेचर पर ही वर्क करता है। इसी के कारण C4 जो प्लांट है ये टॉलरेट कर सकते हैं हाइयर टेम्परेचर को। तो कौन सा एंजाइम है? पीपीडी के नाम का एक एंजाइम जो कि हाइयर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। C4 प्लांट्स जो होते हैं इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, जबकि जो C3 प्लांट्स होते हैं दे हैव फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक आवश्यक बुराई कह सकते हैं हम इसको। ये प्लांट्स में होती है और इसमें ना कोई प्रोडक्ट बनता है, उल्टा एटीपी और खर्च होती है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। C4 प्लांट जो है ये C3 प्लांट से ही डेवलप हुए हैं। C4 प्लांट C3 प्लांट से ही डेवलप हुए हैं, क्योंकि CO2 को मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब CO2 की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए और वाटर स्कार्सिटी या H2O की कमी को सहन करने के लिए, बियर करने के लिए C3 प्लांट जो है उनका इवोल्यूशन हुआ और C4 प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये C3 प्लांट से C4 में कन्वर्ट हुए तो इनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में भी कुछ फर्क हुआ होगा। तो इनकी जो लीफ होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट्स की लीफ में पाई जाती है। अब ये क्रेंज एनाटॉमी क्या होता है? देखो, इनकी जो मीजोफिल सेल होती है, किसकी? C4 प्लांट की लीफ की जो मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल क्या है? लीफ जो होती है उसमें एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है, और इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो भी सेल होती है दैट इज कॉल्ड मीजोफिल सेल। अब ये मीजोफिल भी दो टाइप की होती है, वन इज पेलिसेड, पेलिसेड मीजोफिल, और एक होती है स्पंजी मीजोफिल। पेलिसेड जो मीजोफिल होती है ये कुछ इस तरीके की मीजोफिल सेल्स है, लंबी लंबी। और ये जो होती है ये अपर साइड पर होती है, मींस यहाँ ये अपर साइड पर इसके मीजोफिल सेल्स पाई जाएगी। अपर एपिडर्मिस जो होती है उसके पास में, यहाँ पर। और जो पहली स्पॉन्जी में मीजोफिल होती है ये राउंड शेप होती है और ये लोअर एपिडर्मिस के पास पाई जाती है। तो ये मीजोफिल जो है सेल्स के नाम है जो कि किसमें पाई जाती है? मीजोफिल सेल जो है ये C4 प्लांट की लीफ में या प्लांट की लीफ में पाई जाती है। लेकिन C4 प्लांट जो है इनकी जो लीफ है इसमें मीजोफिल सेल पेलिसेड और स्पंजी में कन्वर्ट या डिफरेंशिएट नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है। और बंडल सीथ जो है एक रिंग में अरेंज रहते हैं, वेस्कुलर बंडल। अच्छा, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल का मतलब है यहाँ जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जहाँ से प्लांट जो है इसका फूड और वाटर जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम फ्लोएम से होता है और उसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक सेल्स का रिंग पाई जाती है जिसको हम बंडल सीथ कहते हैं। तो ये बंडल सीथ जो है अरेंज रहती है वेस्कुलर बंडल में। और बंडल सीथ और मीजोफिल जो है ये आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट रहती है। जैसे दो सेल आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट रहती है, वैसे ही बंडल सीथ और मीजोफिल जो सेल्स है वो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट रहती है।
अब इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है कि मीजोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉल होता है और ग्रेनल होता है, मीन्स इसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना वो बताया था मैंने कि थाइलेकोइड का जो एक सिक्कों का ढेर होता है वो एक ग्रेना कहलाता है, तो इसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो जो बंडल शीथ होती है उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्ज होता है, लार्ज होता है और एग्रेनल होता है। ठीक है, ये देखो एक क्रेंज एनाटोमी का स्ट्रक्चर है। ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है, ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस है और उसके बीच में सेल है। अंदर जो है बंडल शीथ है ये सब, और इसके अलावा ये मीजोफिल है। ठीक है, तो और बीच में वेस्कुलर बंडल होते हैं, बीच में जो होता है वो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रेंज एनाटोमी स्ट्रक्चर C4 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अब अगला हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होती है C4 प्लांट्स में, कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हमें इसकी पूरी साइकिल देखनी पड़ेगी। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो C4 साइकिल है वो दो सेल में होता है, फर्स्ट इज मीजोफिल एंड सेकंड इज बंडल सीथ, और दोनों आपस में इस प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट रहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा चैनल है जहां से ये दोनों कनेक्ट है। अब देखो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को लेकर HCO3 बनता है। HCO3 प्लस फोस्फोइनोल पायरुविक पायरुवेट, HCO3 प्लस फोस्फोइनोल पायरुवेट एक एंजाइम होता है, नाम है, एक सेकेंड, एक एंजाइम होता है नाम है पेपकेज। पेपकेज, एक सेकेंड, एंजाइम का नाम होता है पेपकेज। फोस्फोइनोल फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये पेपकेज जो इनो पेपकेज एंजाइम है, वो पेपकेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है HCO3 प्लस फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, और यहाँ पर फिक्सेशन होकर एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C4 साइकिल को C4 हम इसी कारण कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, 4 कार्बन वाला। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट होने के कारण C4 कहलाता है, जबकि C3 में 3 कार्बन वाला PGA था, इसलिए हमने उसको C3 कहा था। यहाँ ये C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के कारण बना हुआ है, और इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फिर आगे मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड या दोनों में से कोई भी एक का फॉर्मेशन होता है। मेलिक और एस्पार्टिक एसिड तक की ये प्रोसेस जो है दैट इज फाउंड इन मीजोफिल सेल में होती है। इसके बाद क्या होता है कि ये मेलिक एस्पार्टिक जो एसिड बना है ये मीजोफिल से ट्रांसपोर्ट होगा इसका, और ये आ जाएगी बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर इस मेलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड को हम C4 एसिड भी कहते हैं क्योंकि 4 कार्बन वाले होते हैं ये, इसलिए ये C4 एसिड है। इसका डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में यूज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन यूज होके ये C3 एसिड बनाएगी। C3 एसिड है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा C3 एसिड, और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये CO2 जो है, अब ये यहाँ पर एक केल्विन साइकिल भी चलता रहेगा। केल्विन साइकिल याद करो, जो अभी अपन ने ऊपर स्लाइड में पढ़ा था कि RuBP में जब CO2 प्लस रूबिस को मिला देते हैं तो किसका PGA का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो CO2 है ये यहाँ से C4 वाले प्लांट्स में यहाँ से भी ये CO2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस CO2 का यूज केल्विन साइकिल में हो जाता है और यहाँ से ग्लूकोज फिर फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो C4 प्लांट है उसमें C3 साइकिल भी चलता है, और CO2 निकल जाने के बाद ये जो मेलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड था ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, और इस पायरुविक एसिड का वापस ट्रांसपोर्ट होता है और ये मीजोफिल में आ जाता है। ये पायरुविक एसिड वापस मीजोफिल में आ जाता है, और इसका यहाँ पर रीजनरेशन होकर फिर से ये फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है, और यहाँ 2 ATP का खर्च होता है। अब एक बार
हम इसमें एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, कहाँ कहाँ NADPH का जो है हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। यहाँ जो फर्स्ट OAA बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था, उससे जब ये मेलिक एसिड बनता है तो यहाँ पर दो NAD NADPH2 से NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक लगता है और एक यहाँ पर NADPH, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये C4 साइकिल है। HCO3 प्लस पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट दोनों मिलेंगे और पेप्केज एंजाइम की मदद से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला बनेगा। उसके बाद ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मेलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा और C4 एसिड या मेलिक एसिड जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बाद CO2 निकालकर C3 एसिड बनाएगा। C3 एसिड मतलब पायरुविक एसिड बनाएगा। पायरुविक एसिड वापस मीजोफिल में जाएगा, वहां 2 ATP का खर्च होगा और वापस से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। यहाँ इस प्रोसेस में जो ये CO2 निकली है ये C3 में काम आएगी और C3 के द्वारा यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन C4 के अंदर होता है। अब देखो यहाँ क्या एक्सपेंडिचर है। यहाँ है 6CO2 लगती है, 30 ATP लगते हैं। वहाँ 18 ATP लगे थे C3 के अंदर, 18 ATP लगे थे, यहाँ 13 लगते हैं। वहाँ भी 12 NADPH2 लगे थे, यहाँ भी 12 NADPH2 लगते हैं और एक प्रोडक्ट आता है ग्लूकोज का। 13 ATP क्यों? 13 ATP 18 तो C3 के लिए लगते हैं और 12 C4 के खुद के अंदर लगते हैं। तो इस तरीके से ये 30 ATP लगते हैं और एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट। ये हमें पहले ही पता है कि CO2 को मैक्सिमाइज करने के लिए ही तो C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है, तो इसमें CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमने C4 प्लांट देखे कि ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। अगली क्लास में हम केम साइकिल पढ़ेंगे और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन का चैप्टर शुरू होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आपको पूरा कोर्स ऐसे हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।